सो देखने वालों को मेरा सलाम, मैं नासिर हूँ एंड आज का जो हमारा ये पॉडकास्ट है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और हम इसके पीछे जब से हमने ये पॉडकास्ट की सीरीज शुरू की है, पीछे लगे हुए थे। एंड द डॉक्टर विच आई वांटेड हियर टू बी ऑन द पॉडकास्ट आज मेरे साथ हैं। और वी आर फॉर्चुनेट इनफ दैट ही हैज टेकन आउट टाइम एंड ही इज हियर एंड वो अपने व्यूज शेयर करेंगे। टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट कार्डियोलॉजी एंड विल बी टॉकिंग अबाउट टेकिंग केयर ऑफ योर हार्ट। और हमारे साथ हैं डॉक्टर सईद मकबूल, ये कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। My pleasure. Finally, we meet and finally we get to have a conversation about what we want to talk, right? It's a great pleasure. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, बहुत सारी जो बातें हैं वो हम यहाँ करेंगे आज। ऑफ कोर्स विल बी टॉकिंग अबाउट योर डोमेन कार्डियोलॉजी एंड डूज एंड डोंट्स, और किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाए। पहला सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ। ऑफ लेट वी हैव बीन सीइंग अ लॉट ऑफ कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेलियर्स इन यंग पीपल। So how do you see that, and what is your advice to them? See, ये जो conditions हैं, जी। actually इसको these are different conditions. These are different terms. तो इसको जो हम एक ही चीज़ में अमलगम करते हैं कि भाई इसको हार्ट अटैक हो गया, it's actually not that. हार्ट अटैक इज़ अ डिफरेंट थिंग, कार्डियक अरेस्ट एक डिफरेंट चीज़ है, सडन डेथ एक डिफरेंट चीज़ है। ओके। यंग लोगों में मैं आपको बता दूं कि पहले जब हम हार्ट अटैक्स देखते थे तो द एज फॉर मैन यूज टू बी मोर देन 50-55 ईयर्स। ओके। एंड फीमेल्स इट यूज टू बी मोर देन 65 ईयर्स। ओके। एज हैज कम डाउन इन इंडिया। अगर हम इंडिया में देखेंगे कंपेयर टू वेस्ट, द एज इज अराउंड 10 to 11 years less for occurrence Okay, of so heart attack. from 50 it has come down to 40 now, It right? has come down to 40, even 35. Okay. some कुछ स्टडीज में हार्ट अटैक्स इन यंग जो हम डिफाइन करते हैं ना, we take earlier on we used to take as 50 years. Now some studies, most of the studies now take it as 45, but some studies even take 35 also, because we see heart attacks in people less than 35 years young. तो ये जो एक मिसनोमर है, ये सिर्फ हार्ट अटैक्स नहीं है, ये कार्डियक अरेस्ट हैं या कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट हैं, जिसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। जहाँ तक हार्ट अटैक का ताल्लुक है, इसके लिए मैं आपको बताऊं कि अगर हम लेस देन 35 देखें, इसमें जो बहुत बड़े मेजर रिस्क फैक्टर्स होते हैं, 70% ऑफ देम आर स्मोकर्स। ओके। इसमें एक बहुत बड़ी स्टडी है जिसमें 70% स्मोकर्स हैं, और 50% या 50 से 55% लोगों को साइकोसोशल स्ट्रेस होता है बहुत ज़्यादा। So incidence of psychosocial stress in them is very high. And 28% to 30% of the people have a strong family history. Okay. Strong family history एक बहुत बड़ा रीज़न होता है यंग एज में हार्ट अटैक होने का। So this is actually what comes in heart attack. बाकी जो हम और डेथ्स जो देखते हैं, अभी हमने कोविड देखा, कोविड was definitely a factor which was responsible for heart attacks in young, but that era has gone. पर ये जो रिस्क फैक्टर्स हैं ये तो रहेंगे, दीज विल रिमेन देयर। दिस इज एज फार एज लेस देन 35 ईयर्स कंसर्न। बट अगर हम हार्ट अटैक्स इन यंग देखेंगे, जहां हम 45 से लेस देखते हैं या 50 से लेस एज देखते हैं, तो जो मेजर रिस्क फैक्टर्स जो 50 ईयर्स से ज़्यादा में होते हैं, वही रिस्क फैक्टर्स इनमें भी पाए जाते हैं। जैसे डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ अब अर्ली ऑनसेट हो गया, पहले डायबिटीज़ भी हम ओल्ड पीपल में देखते थे, अब डायबिटीज़ भी यू विल सी 30 ईयर 40 ईयर पीपल गेटिंग डायबिटीज़, फ्लोरिड डायबिटीज़। हाइपरटेंशन भी पहले हम यही देखते थे कि भाई ये किसी को होता था पहले हाइपर, तो वो यूज टू फाइंड आउट। इसलिए हाइपरटेंशन जो है ना, इसकी दो वजूहात होती हैं, दो प्राइमरी काजेस पीछे होते हैं। एक को हम एसेंशियल हाइपरटेंशन बोलते हैं, और दूसरा जो है सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। अर्लियर डेज में जब मैं MBBS भी कर रहा था, तो हमें यही कॉन्सेप्ट होता था, भाई ये जो एसेंशियल हाइपरटेंशन है, इट इज़ एज रिलेटेड। 50 साल 60 साल के बाद हाइपरटेंशन होता है, वी डोंट नीड टू फाइंड आउट एनी कॉज बिहाइंड इट। इसमें गोल यही होता है कि हमें ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, ताकि इस बंदे को जो रिस्क आगे होते हैं ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, जैसे स्ट्रोक है, हार्ट अटैक है या किडनी फेलियर है, इससे हम प्रिवेंट करें। और दूसरा सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है, जो सिर्फ 5% लोगों में पाया जाता है। वो उसके लिए हम लोग सेकेंडरी कॉजेज खोजते थे कि भाई इसको कोई पीछे वजह है। जैसे फीमेल्स में होती थी रिनल आर्टरी स्टेनोसिस, एक बहुत बड़ा कॉमन होता है, या एड्रिनल ट्यूमर्स होते थे, वो बहुत बड़े, और भी बहुत सारी वजूहात होती हैं, या मेल्स में कॉकटेशन ऑफ एओर्टा। वी यूज्ड टू लुक आफ्टर दीज।
तो कोई भी यंग हो, अब आप यंग लोग देखते हैं 30 साल के, 35 साल के, 40 साल के, दे हैव एसेंशियल हाइपरटेंशन, वी डोंट फाइंड एनी कॉज इन देम, it's not that we are finding secondary causes. So essential hypertension has become a general entity for all तो ages आपको now. लगता है इसके लिए लाइफस्टाइल भी कहीं रिस्पॉन्स है? Lifestyle, psychosocial stress, हम्म these are very important risk factors. Dietary habits, these are very सो ये जो पेयर important. ग्रुप है जिनको ये एसेंशियल हाइपरटेंसिव लोग जो हैं, इनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? लाइक आई एम श्योर कि पीपल वुड फील अ सर्टेन पिंच और उनको पता होगा कि वो शायद इस ग्रुप में आते हैं। सो इनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए? इसके लिए देखिए, व्हाट इज दिस, अगर इसको आप ब्रॉडली देखेंगे ना, मैं पहले एक बात बताता हूँ कि ये जो ग्रुप होते हैं जिनको हाइपरटेंशन है, और अगर हम नॉन हाइपरटेंसिव्स ले लें, इनमें हमारा एक ही गोल होता है कि इनका हाइपरटेंशन जो है कंट्रोल में रहना चाहिए। ओके Whether you control it by lifestyle modification or you control it by drugs, ओके the goal is to control hypertension, because hypertension जो है ना, ये दिमक है, it's a slow poisoning. अंदर ही अंदर खाता रहता है It's a slow poisoning. ये हमारी arteries को over a period of years, decades weak करता है, and then finally what comes is either a stroke या फिर heart attack और kidney failure. हम्म और अगर हम एक बंदा जिसको हाइपरटेंशन है और एक दूसरा बंदा जिसको हाइपरटेंशन नहीं है, इन दोनों को कंपेयर करें और इन दोनों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखें। अगर ये बंदा जिसको हाइपरटेंशन है, इसका हाइपरटेंशन हम बिल्कुल कंट्रोल में रखेंगे तो दोनों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक ही होती है। मगर सिर्फ यही है कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे, सो दैट दोज कॉम्प्लिकेशंस आर प्रिवेंटेड, जो आगे होनी है कॉम्प्लिकेशंस जो प्रिवेंटेड। जहां तक आपने ये पूछा कि इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करें, आइडेंटिफाई देखिए, उसके लिए मैस प्रोग्रामिंग होनी चाहिए कि भाई, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अभी जो है हाइपरटेंशन हम यंग लोगों में देखते हैं 30-35, पर्टिकुलरली मैं आपको ऐसे ग्रुप्स बताऊंगा जो लोग ओबीज हैं, जिन लोगों को साइकोसोशल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, जिनके डाइटरी हैबिट्स बहुत ख़राब हैं, उनको स्क्रीनिंग करानी चाहिए अपनी। बिल्कुल जिन लोगों को फैमिली हिस्ट्री है, हाइपरटेंशन हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके माँ बाप को हाइपरटेंशन है, आपको हाइपरटेंशन होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। सो दीज आर द पीपल विच शुड बी स्क्रीन्ड फॉर हाइपरटेंशन। और अगर है तो वी शुड टेक मेजर्स, वेदर बाय लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या अगर ड्रग थेरेपी की ज़रूरत होती है, दैट डिपेंड्स। अगर ड्रग थेरेपी की ज़रूरत होती है तो दैट वी शुड डू। स्ट्रेस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स, राइट? एब्सोल्युटली। आप देखते हैं आजकल सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, लोग एक ही जगह बैठे रहते हैं 8-8 9-9 घंटे, काम का भी स्ट्रेस ले लेते हैं। तो हाउ डू यू सी दैट एज अ कार्डियोलॉजिस्ट? स्ट्रेस इज आई टोल्ड यू कि अगर हम लेस देन 35 इयर्स देखें ना, हार्ट अटैक्स की इंसिडेंस तो जो स्ट्रेस है, इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। स्ट्रेस 48% is a huge risk. 48% of people have psychosocial stress is responsible for heart attacks in people less than 35 years of age. Then comes hypertension, then comes diabetes, then comes dyslipidemia, cholesterol abnormalities. See, what stress does is stress makes you actually sedentary. Okay. Then once you become sedentary and you become stressful, you start eating more. You start eating more, you tend to get obese. And with obesity comes diabetes, comes hypertension, comes dyslipidemia. So this becomes a vicious cycle. So what is actually behind it is stress. So if a person is relieved of stress, he will circumvent all these things. He will have a better lifestyle. वो रोजाना एक्सरसाइज करेगा, अच्छा खाना खाएगा, लोगों के साथ उठेगा बैठेगा, एक जगह नहीं बैठेगा। So he can circumvent all of this if he gets out of stress. So एब्सोल्युटली डॉक्टर साहब, हम यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं फॉर यंगस्टर्स ऑल्सो एंड फॉर एल्डरली पीपल ऑल्सो, कि डेली एक्टिविटी कितनी ज़रूरी है, लाइक फॉर हाफ एन आवर 45 मिनट्स। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? I will say at least a 30 to 40 minute brisk walk, not less than brisk walk. अब अगर कोई नहीं कर सकता है, वो brisk भी नहीं करे, slow walk भी करे, something is better than nothing. Okay. तो what is ideal is a 40 minutes, 30 to 40 minutes brisk walk, at least 5 days a week. That is what is ideal. अगर कोई रन कर सकता है, कोई अच्छा, वो और अच्छा है, कोई और ज़्यादा कर सकता है तो वो और अच्छा है, but this should be the minimum exercise. And dietary modifications? Dietary modifications में I'll tell you कि you have to limit your portions. Okay. That is very important. अगर आप अपने portions limit नहीं करते हैं तो you will keep on putting weight. Then as far as healthy foods are concerned,
आई विल से होल ग्रेन्स. होल ग्रेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये होल ग्रेन्स में हम यूजुअली क्या करते हैं, आई डोंट नो, ये जो भी ग्रेन्स होते हैं उनमें एक एंडोस्पर्म होता है एंड देन देयर इज अ ब्रान, जो आउटसाइड जो छिलका जो होता है. उस छिलके में जो फाइबर्स होते हैं और न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको अगर हटा के हम खाते हैं, सो इट बिकम्स वेरी अनहेल्दी. सो टेकिंग होल ग्रेन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. चाहे वो आप किसी भी सूरत में जो चक्की का आटा हम खाते हैं, वेदर यू टेक मल्टीग्रेन और जो भी है वट एवर, आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको फ्रूट्स डॉक्टर साहब कहीं ना कहीं एज ए कार्डियोलॉजिस्ट आपको लगता है कि इतनी अवेयरनेस यहाँ है लोगों में, दे वुड अंडरस्टैंड व्हाट इज मल्टीग्रेन, होल ग्रेन, और दे नीड टू बी educated more on they this, need to be educated. Of course they need to be educated especially about on this, dietary habits. absolutely, on dietary habits. but देखिए आजकल ऐसा नहीं है, थोड़ा सा भी आप बताएंगे ना, अगर उसको थोड़ा सा भी जहन में आएगा कि यार मेरे को ऐसा करना चाहिए, आजकल तो नेट है, गूगल है, यू कैन फाइंड मेनी थिंग्स. और जहाँ पे आपको कंफ्यूजन है, यू कैन गो टू द कंसर्न पर्सन, वेदर दिस अ डाइटिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट है और ही इज अ जनरल फिजिशियन, यू कैन टेक एन ओपिनियन फ्रॉम हिम. देन उसके बाद जो है आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हम लोग बड़ी बार हमारी कम्युनिटी में तो मीट बहुत ज़्यादा चलता है. बिल्कुल. सी आई टेल यू, वाजवान. ये वाजवान जो है, ये अगर आप ओवरऑल देखेंगे, मेरे को लगता है यहीं पे किसी ने स्टडी की है, कोई एक वाजवान में बंदा 8 से 10,000 कैलोरीज खाता So है. that is being called a calorie bomb, हाँ, right? जो कैलोरी बॉम्ब जो आपने बताया, तो जस्ट इमेजिन कि अगर एक बंदे की डिमांड 1800 या 2000 कैलोरीज पर डे है, एक वाजवान खाने से उसका 5 दिन का काम पूरा हो जाता है. सो हाउ मच, और इस सीजन में हम कितना खाते हैं, हाउ मच पीपल ईट, सो दैट आई थिंक देयर शुड बी सम कर्व ऑन इट एज अ होल, एज अ सोसाइटी, इफ वी वांट टू इम्प्रूव आवर हेल्थ. मेरे को लगता है कि दिस इज द हाई टाइम कि इस वाजवान से, मैं नहीं कहूँगा कि अब ये लोग अनॉय हो जाएं कि छुटकारा मिले हमें, बट मुझे लगता है इसमें बहुत रिफाइनमेंट करने की ज़रूरत है. जितना ज़्यादा हम कर रहे हैं उतना ही ज़्यादा हमारी सेहत एज अ कम्युनिटी होल वो बिगड़ती जा रही है. So this takes us to a very important subject, which is dietary habit as people who are from this region, right? Because we are generally considered as meat-eating population. Absolutely. So how do you see that, and cardiac issues? See, I tell you, meat is important for health. I would say it So is important. quantity You I'm need talking about. you need quantity. One is quantity, that you should take it in a limited quantity. Second is red meat. Taking excess red meat is not good, because red meat से जो LDL कोलेस्ट्रॉल होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारी कॉर्नरी आर्टरीज में जमा हो जाता है, रेड मीट में इसकी क्वांटिटी बहुत हाई होती है. इट हैज़ वेरी हाई क्वांटिटी ऑफ LDL कोलेस्ट्रॉल जो अंदर जाती है हमारे यहाँ. लीन मीट इज़ गुड, चिकन, फिश, दैट इज़ वेरी गुड. उसमें LDL कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होता है. इट डजंट इंक्रीज आवर LDL कोलेस्ट्रॉल. ओके. सो अगर मैं बात करूं हार्ट डिजीजेस की, आपने कहा कि हार्ट अटैक इज समथिंग एल्स, हार्ट फेलियर इज समथिंग एल्स, बट इसको लेके अदरवाइज यहाँ अगर मैं जनरल नोशन की बात करूं, पॉपुलेशन में एक मिस नोमर भी है, काफ़ी मिथ्स भी हैं. लेट्स से समवन इज हैविंग ए चेस्ट पेन, इज लाइक मिचे हार्ट इज दग, और हुमिस वाज हार्ट इज दग, हुमिस गो हार्ट फेलियर. हाउ डू यू सी दैट? Like, when do we actually know that we have something and it needs to be seen by actually a cardiologist? मैं आपको बताऊं, देखिए, एक हार्ट की अपनी बीमारियां होती हैं. आई टेल यू व्हाट, अगर हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेज हो, या नाड़ियां बोलते हैं, या यमन इस आर्टरीज वनान रग वनान कशिर पेट, यमन मज ब्लॉकेज आइस, अगर हार्ट के मसल में कोई डिजीज हो, हार्ट के वैल्व्स में कोई ख़राबी हो, हार्ट के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कोई ख़राबी हो, हार्ट की कवरिंग होती है एक जिसको पेरिकार्डियम, उसमें कोई ख़राबी हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हार्ट में, दीज आर ब्रॉड थिंग्स विच आई वांट फॉर जनरल पब्लिक, इनमें कोई ख़राबी हो तो बंदे को लगेगा कि यार मेरे को चेस्ट पेन हो रही है, मेरा सांस फूल रहा है, पैल्पिटेशन हो रही है, धड़कन तेज़ हो रही है, या फिर मुझे चलने में दिक्कत हो रही है, मुझे फैटीग बहुत हो रहा है, मैं अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ. ये मैनिफेस्टेशंस डायरेक्टली हार्ट की जो अपनी डिजीज़ हैं ये होती हैं. और दूसरा एक होता है, हार्ट और ब्रेन का एक बहुत ही क्लोज कनेक्शन होता है, और अगर हमारे ऊपर भी कोई उथल पुथल हो, पर्टिकुलरली जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, या डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी हो, पैनिक डिसऑर्डर्स हो,
ये डायरेक्टली जो है ना हमें फील होता है, उस बंदे को भी फील होता है कि भाई मेरे को इधर ही कुछ हो रहा है। ही इज नॉट टू बी ब्लेम्ड, ही हैज अ डिजीज। किसी को अगर एंजाइटी भी है, ही हैज अ डिजीज। किसी को अगर डिप्रेशन है, उसको डिजीज है। किसी को अगर पैनिक अटैक्स आते हैं, ही हैज अ डिजीज, ही नीड्स टू बी ट्रीटेड, बट इट इज एक्चुअली नॉट द डिजीज ऑफ द हार्ट। ये डिजीज ऊपर है ब्रेन में, पर उसको यहाँ पे लगता है कि भाई मेरे को यहीं से सब कुछ हो रहा है, एंड ही इज नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस। बट मैं यही बोलूंगा कि अगर इसकी छानबीन करनी है, अगर इसका इलाज करना है, दैट शुड बी डिसाइडेड बाय द डॉक्टर, ओके। नॉट बाय द पेशेंट हिमसेल्फ। गो टू द डॉक्टर, कंसर्न डॉक्टर। आप एक जनरल फिजिशियन से एक सलाह ले सकते हैं। अगर जनरल फिजिशियन आपको बोलता है कि भाई आपको हार्ट के डॉक्टर के पास जाना चाहिए, यू कंसल्ट, और एल्स यू कैन डायरेक्टली गो टू कार्डियोलॉजिस्ट आल्सो। ही विल आल्सो सी कि भाई ये इज इट कमिंग फ्रॉम हार्ट और ये कुछ और है, जिसके लिए आपको कभी कभी वो बोलेगा कि भाई आप फिजिशियन से कंसल्ट कर लो, और समटाइम्स ही मे टेल यू टू गो टू साइकियाट्रिस्ट। आई थिंक दिस इज टेक वेरी अ इंपॉर्टेंट। या मतलब these are लोग important शायद ये things। चीजें समझ नहीं पाते हैं वक्त पे कि बिल्कुल, अगर दर्द उठ रहा है तो उसका उसका मेन रीजन क्या है। एब्सोल्युटली। इसमें मैं आपको पर्टिकुलरली बताऊंगा, देयर इज अ ग्रुप ऑफ यंग, जिसमें जो यंग फीमेल्स का, हम्म, जिनमें पैनिक डिसऑर्डर्स होते हैं। ये ओके। पैनिक अटैक जो है ना, जब ये आता है तो उस समय आदमी की धड़कन तेज हो जाती है। इट हैपन्स ऑल ऑफ अ सडन। हम्म, उसकी हार्ट रेट बहुत फास्ट हो जाएगी, उसका बीपी भी उस वक्त बढ़ता है। ही विल स्टार्ट स्वेटिंग प्रोफ्यूजली, ही विल स्टार्ट शेकिंग। ट्रेमोलेसनेस, एंड उसको हो सकता है चेस्ट पेन भी लगे, एंड ही स्टार्ट्स फीलिंग कि भाई मैं अब जाने वाला हूँ, आई हैव अ अटैक, हार्ट अटैक। या उसको ऐसी फीलिंग होगी कि इट्स डूम्सडे फॉर मी, मैं गया अब। बिल्कुल। सो ये पैनिक डिसऑर्डर जो है, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, इसमें भी बहुत लोग बोलते हैं कि भाई साहब अटैक, ये हम्म, चौक ये हॉस्पिटल में, देन इट इज डिफरेंशिएटेड, द डॉक्टर डिफरेंशिएट्स इट इजीली। वो आपको एग्जामिन करके, आपका ईसीजी देख के, या हो सकता है कई बार इको भी करना पड़ता है। वी नीड टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम ऑर्गेनिक डिजीजेस, जो हार्ट की अपनी डिजीज होती हैं। ये एक कॉमन डिसऑर्डर है, इट्स अ ट्रीटेबल डिसऑर्डर। कई बार ये क्रॉनिक हो जाता है, बट मेनी अ टाइम्स इट इज शॉर्ट लास्टिंग। ये आता है एक बार, फिर then it goes by हम्म। treatment. What it requires is mainly psychotherapy. एब्सोल्युटली डॉक्टर साहब, बट व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रीटमेंट, खुदा ना खास्ता अगर किसी को हार्ट अटैक हो गया, दिस दिस वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज व्हिच हैज बीन कॉइन्ड, इट इज कॉल्ड द गोल्डन आवर, राइट? Absolutely. प्लीज डिफाइन दैट। See, I tell you what, जो ये गोल्डन आवर कहाँ से आया, जब जो आजकल की थेरेपीज हैं, जो मॉडर्न थेरेपीज हैं हार्ट अटैक के लिए, जब ये नहीं थी, हमारे पास एक एस्प्रिन होता था। जी। एंड मैं अभी भी बोलूँगा कि अगर किसी को चेस्ट पेन शुरू हो जाए, और अगर हमने इमीडिएटली उसका डायग्नोज किया ईसीजी पे भी कि भाई ये इसको हार्ट अटैक चल रहा है, अगर उसको हम आजकल हम लोड करते हैं, पहले तो सिर्फ एस्प्रिन देते थे, हम आजकल 2 एंटीप्लेटलेट्स, जो खून पतला करने की मुख्तलिफ किस्म की हैं अब दवाइयाँ, एस्प्रिन उसका एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट है, और दूसरे 2-3 टाइप के और हैं, तो ये हम 2 मिला के देते हैं, वी लोड पीपल। सो वी से कि अगर उसको इमीडिएटली इस घंटे में ये चीज़ें मिल जाएँ, तो यू कैन अबॉर्ट दैट हार्ट अटैक। सो दिस इज़ व्हाई इट इज़ अ गोल्डन आवर। होता क्या है कि वी से टाइम इज़ मसल। जितना टाइम ज़्यादा होता जाता है, उतना ही हार्ट मसल डैमेज होते रहता है। ओके। तो जितनी जल्दी बंदे को ट्रीटमेंट मिल जाए, उतना उसके हार्ट का मसल जो है वो रिवाइव करता है, वो बच जाता है। सो दिस इज अबाउट गोल्डन आवर। बेसिक लाइफ सपोर्ट की अगर मैं बात करूं, रेसिसिटेशन की अगर मैं बात करूं, डू यू थिंक पीपल आर अवेयर हेयर, एंड हाउ मच अवेयरनेस इज रिक्वायर्ड इन दिस? बिकॉज आए दिन हम सुनते रहते हैं कि कोई कहीं चलते चलते गिर गया और फिर हॉस्पिटल पहुंचा दिया उसको, अनफॉर्चुनेटली ही ही डाइड। बट देन कितना इंपॉर्टेंट है कि अगर लोगों को भी बीएलएस के बारे में पता हो या इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए, कैन वी सेव लाइव्स देन? बहुत इंपॉर्टेंट है। आई टेल यू व्हाट, कि अगर आप वर्ल्ड ओवर देखेंगे, अभी भी, इस वक्त भी, डिस्पाइट सच एडवांसमेंट्स, इस वक्त भी 20 से 25% लोग जिनको हार्ट अटैक आता है, वो हॉस्पिटल नहीं पहुंचते हैं। ओके। उसमें बहुत सारे लोग तो उनकी डेथ घर पे ही होती है, और कुछ लोग जो हैं वो ऑन वे हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं। सो इन लोगों में जिनमें हार्ट अटैक इमीडिएटली होने के बाद डेथ होती है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिथमिया होता है, इलेक्ट्रिकल एबनॉर्मलिटी हार्ट में जो होती है, जिसको हम लोग वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन बोलते हैं, या वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया।
ये जो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, वेंट्रिकुलर टैक्कार्डिया है, इसमें हार्ट की, दिल की धड़कन इतनी तेज हो जाती है कि हार्ट की पंपिंग जो है वो इनइफेक्टिव हो जाती है। ओके। और एक बार इनइफेक्टिव हो जाए तो हार्ट से ब्लड या तो कुछ भी नहीं निकलता है या फिर इतना कम निकलता है विच इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर आवर वाइटल ऑर्गन्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो है ब्रेन होता है। अगर ब्रेन की ब्लड सप्लाई 20 सेकंड तक बंद हो जाए तो बंदा बेहोश होकर गिर जाता है। और अगर ये ब्लड सप्लाई 3 मिनट तक बंद रहे तो इस बंदे को, हो सकता है हम इसको रिवाइव कर पाएँ, इसकी लाइफ वापस लाएँ, लेकिन हो सकता है ही विल सफ़र फ्रॉम परमानेंट ब्रेन डैमेज। ओके। और अगर ये 9 मिनट तक रुक जाए, 8 से 9 मिनट तक, तो इन बंदों का वापस आना बहुत ही मुश्किल होता है। सो जो आपने बताया कि बेसिक लाइफ सपोर्ट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसकी अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अगर आपके घर में कोई बंदा जिसको चेस्ट पेन हो जाए, जिसको चेस्ट पेन के साथ स्वेटिंग पर्टिकुलरली हो जाए या उसका साँस फूले और बेहोश हो जाए इमीडिएटली, हुँ। तो आपको जो बेसिक लाइफ सपोर्ट जिसको हम सीपीआर बोलते हैं, जनरल टर्म्स में सीपी, कार्डियक रिससिटेशन जो हम बोलते हैं, वो उसका अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी रहेगा तो आप उस बंदे की जान बचा सकते हैं, उसको जब तक आप हॉस्पिटल में से किसी को बुलाएँगे या उसको हॉस्पिटल शिफ्ट कर सकते हैं। तो तब तक आपको वो सीपीआर, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन जिसको हम बोलते हैं, जिसमें हम ये स्टर्नम जो है ये कंप्रेस करते हैं 90 times a minute or 120 times a minute, or sometimes we give artificial respiration also. What is more important is just compressions, जो कि आपको इंटेंसिविस्ट ज़्यादा अच्छे से बताएंगे कैसे करना चाहिए। सो दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और इसकी अवेयरनेस आप बहुत सारी जानें बचा सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि इस रिससिटेशन से भी ये बंदा वापस नहीं आता है, इसको डीसी कार्डियोवर्सन चाहिए होता है, जिसके लिए हमें डिफिब्रिलेटर्स होते हैं। वो डिफिब्रिलेटर्स अभी हमारी सोसाइटी इतनी आगे नहीं बढ़ी है कि भाई हम हर मोहल्ले में एक रखें या हर गली में एक रखें जैसे वेस्ट में होता है। हुँ। और वहाँ लोगों को पता, जैसे यहाँ जो इम्पोर्टेंट जगहें होती हैं जैसे रेलवे स्टेशंस होते हैं, एयरपोर्ट्स होते हैं हमारे, या थिएटर्स होते हैं उनके बाहर होते हैं, शॉपिंग मॉल्स के बाहर होते हैं, यहाँ पे इतनी अवेयरनेस अभी है नहीं, या इवन यू कैन कीप इट, ये वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक डिफिब, मैं कहता हूँ कि अगर मोहल्ले वाले आपस में जो है ना कंट्रीब्यूट करेंगे, वो भी मोहल्ले में एक जगह बना सकते हैं और एक डिफिब रख सकते हैं, और किसी को भी अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए उसको बचा सकते हैं डीसी शॉक दे के। हुँ। बट दिस इज़ ऑल कम्स टू कम्युनिटी अवेयरनेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि इसके बारे में सबकी ज़िम्मेदारी, डॉक्टरों की, गवर्नमेंट की, आम लोगों की, सबकी ज़िम्मेदारी है कि इसके लिए कुछ ना कुछ करना। एब्सोल्युटली डॉक्टर साहब, यही मकसद ही हमारा है कि हम लोगों तक अवेयरनेस पहुँचाएँ। एक सवाल जो मैं आपसे पूछूँ वो ये कि जब हम कश्मीर की बात करते हैं, वी हियर अ लॉट दैट हार्ट अटैक्स हैपन इन विंटर्स आल्सो। हुँ। डू यू थिंक दिस सीज़नल चेंज इज़ रिस्पांसिबल फॉर इट? अक्सर हम सुनते रहते हैं कि विंटर में हार्ट अटैक हो गए, या जो जीरियाट्रिक लोग हैं या जो एल्डरली लोग हैं उनको कहा जाता है कि अंदर ही रहें आप, ज़्यादा वेंचर आउट ना करें विंटर्स में, एक्सट्रीम जब सर्दियाँ होती हैं। तो हाउ डू यू सी दिस? डेफ़िनेटली इसका हार्ट अटैक का एक सीज़न होता है, और विंटर एक बहुत बड़ा सीज़न होता है इसके लिए, हुँ। बिकॉज़ देयर आर फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर इट्स सर्जेंस, जो इसकी जो शरह बढ़ जाती है विंटर्स में, उसके लिए कुछ फैक्टर्स रिस्पांसिबल होते हैं। ये जो ठंड आती है, ठंडा मौसम, इससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, योर बीपी गोज़ अप। जो हमारे जो स्किन होता है, बाहरी स्किन जो होता है, ठंड की वजह से इसमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। उसकी वजह से हार्ट पे लोड बढ़ जाता है, जिसको हम लोग आफ्टर लोड बोलते हैं। सो आफ्टर लोड बढ़ जाता है, सो बीपी इंक्रीज हो जाता है, हार्ट पे आफ्टर लोड बढ़ जाता है। और दूसरा एक सेल होती है हमारी बॉडी के अंदर, प्लेटलेट बोलते हैं उसको। वो प्लेटलेट हमारे अंदर जब भी कहीं ब्लीडिंग हो जाती है, ये क्लॉट बनाती है वहाँ पे, हुँ। ताकि उस ब्लीडिंग को रोके। इसकी रिएक्टिविटी बहुत हाई हो जाती है ठंड में। और कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं हमारे जिस्म में, क्लॉटिंग के मैकेनिज्म्स होते हैं। जब भी हमें चोट लगती है, कहीं से ब्लड निकलता है, उसमें हमारे एंटीकोगुलेंट फैक्टर्स होते हैं और प्रोकोगुलेंट फैक्टर्स होते हैं, और ये प्लेटलेट सेल्स भी होती हैं। ये सारे मिला के एक क्लॉट बनाते हैं। तो जो विंटर में है, जो प्रोकोगुलेंट्स होते हैं, जो क्लॉटिंग को एनहांस करते हैं, इनकी भी एक्टिविटी बढ़ जाती है। हुँ। तो ये सारे फैक्टर्स मिला के विंटर में हार्ट अटैक्स की इंसिडेंस जो है ना, वो बहुत हाई करते हैं। तो उसमें हम जनरली लोगों को बोलते हैं कि भाई जिनको ऑलरेडी हार्ट की डिजीज़ है,
जिनको पहले हार्ट अटैक हुआ है, या फिर जो कॉरोनरी आर्टरी डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, या फिर जिनको रिस्क फैक्टर्स हैं, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको डिसलिपिडीमिया है, बहुत और भी रिस्क फैक्टर्स हैं। वी आस्क देम कि आप सुबह सवेरे ठंड में कम से कम 9-10 बजे तक घर से नहीं निकलें तो बेहतर रहेगा, और अपने आप को बिल्कुल वार्म रखें। सो ये तो बात रही कि इन लोगों को क्या-क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। सो एज़ अ कार्डियोलॉजिस्ट कितना ज़रूरी हो जाता है कि लोगों को टाइम टू टाइम स्क्रीनिंग पे जाना, टू गेट देयर हार्ट स्क्रीन्ड और टू गेट देयर ओवरऑल हेल्थ स्क्रीन्ड सो दैट दे नो कि व्हाट इज़ द इश्यू? अगर हम यहाँ पॉसिबल जनरली नहीं है, हुँ, बिकॉज़ हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। अगर आप वेस्ट में देखोगे, वहाँ से जो डॉक्टर लोग आते हैं या बाकी जो भी आम लोग आते हैं, वहाँ हेल्थ स्टेटस जो पर्टिकुलरली जो आपको कार्डियोवास्कुलर स्टेटस है, आफ्टर एज 45 एवरीबॉडी शुड बी स्क्रीन्ड हुँ, फॉर इट। एवरीवन। हर किसी को स्क्रीनिंग होनी चाहिए। ब्लड प्रेशर के लिए स्क्रीनिंग होनी चाहिए। कोलेस्ट्रॉल के लिए स्क्रीनिंग होनी चाहिए, आपके कोलेस्ट्रॉल में खराबियाँ तो नहीं है, आपको डायबिटीज़ तो नहीं हुआ है, आपको कोई और रिस्क तो नहीं हुआ है, जिसकी वजह से आपकी जान खतरे में पड़ सकती है, उसके लिए स्क्रीनिंग होनी चाहिए, और इसमें कुछ बुरा नहीं है। हुँ, हुँ। सो पीपल नीड टू गो फॉर स्क्रीनिंग ऑफ टाइम टू कोर्स टाइम। दे शुड हुँ। दे शुड स्क्रीन सो ये तो देमसेल्व्स। बात रही उन लोगों की हु हैव नो हिस्ट्री और कोई इलनेस नहीं है, या अगर कोई इलनेस है तो जाके डॉक्टर के पास जाएँ, गेट योरसेल्फ स्क्रीन्ड। अब जिन्हें हार्ट एलिमेंट्स हैं ऑलरेडी और स्पेसिफिकली दोज़ पीपल हु हैव बीन ऑपरेटेड और मे बी हैव बीन पेसमेकर्स जिनको लगे हुए हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, पेसमेकर तो एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें पेसमेकर की डिफरेंट इंडिकेशंस होती हैं। वो किस इंडिकेशन के लिए लगा है, उस पे डिपेंड करता है कि हमें उनको कैसे रखना है। हुँ, एक जनरल जो पेसमेकर होता है, उसमें 2 कंडीशंस होती हैं, एक सिक्स साइनस सिंड्रोम होता है और एक एवी ब्लॉक्स होते हैं, वो जनरल पेसमेकर होता है। जी। उनको बहुत ज़्यादा कुछ एक बार पेसमेकर लग गया, उनको बहुत जल्दी या बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। हुँ, ओनली थिंग इज़ व्हाट वी नीड, उनका कम से कम 6 मंथली पेसमेकर का चेकअप होना चाहिए। जी। क्योंकि कई बार पेसमेकर में फॉल्ट्स आ जाते हैं। या तो आपकी अपनी एक्टिविटी, कुछ आपने अनड्यू एक्टिविटी, कोई विगरस एक्टिविटी की, कई बार वो लीड वहाँ से अपनी जगह से हिल जाती है, या फिर उस लीड में फ्रैक्चर आ जाता है, जो कि जो प्रोग्रामिंग होती है, एनालिसिस होती है, वो सही टाइम पे पकड़ी जा सकती है। नहीं तो अदरवाइज़ ऐसा हो सकता है कि उस बंदे को, अगर वो पेसमेकर पे बिल्कुल डिपेंडेंट है, 100% डिपेंडेंट है, और अगर उसको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाए और वक़्त पे नहीं देखा गया, ही कैन डाई इवन, हुँ, उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये जो जनरल पेसमेकर्स होते हैं, इनका हर 6 महीने पे रूटीन चेकअप होना चाहिए। और अगर आपको कभी कोई भी सिम्पटम लगे, आपको लगे कि भाई मेरे को बेहोशी हो रही है, चक्कर आ रहा है, तब वेट नहीं करना, तब इमीडिएटली अपने डॉक्टर से हुँ, कंसल्ट करना चाहिए। ये रूटीन। दूसरे जो पेसमेकर्स आजकल जो, जैसे सीआरटी-पी है, सीआरटी-डी है, इनकी डिफरेंट इंडिकेशंस होती हैं। ये सीआरटी एक मुख्तलिफ किस्म का पेसमेकर होता है। ये इसमें 3 तारें होती हैं। ये जनरली हम इसलिए नहीं लगाते हैं कि धड़कन ठीक हो जाए, ये हार्ट के फंक्शन के लिए, हम हार्ट का फंक्शन इम्प्रूव हो जाए। एक और दूसरी तरह की डिवाइस होती है जिसको हम लोग आईसीडी बोलते हैं। वो आईसीडी हम कई बार लोगों को, उसके वो प्राइमरी इंडिकेशन होती है, एक सेकेंडरी इंडिकेशन होती है। प्राइमरी ये होता है कि इस बंदे को अभी तक हुआ कुछ है नहीं, लेकिन इसको होने के चांसेस हैं। जैसे अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ है और इसकी हार्ट की पंपिंग 35% से कम है। इनको हम जनरली बोलते हैं, अगर हमने इनको स्टंट भी डाले हों, बाईपास भी किया हो, तब भी इनकी हार्ट की पंपिंग 35% से कम है। इसमें से 10 से 15% लोगों को सडन डेथ होने का डर होता है। हुँ, तो इनको हम लोग प्रोफाइलैक्टिकली बोलते हैं, भाई आप एक आईसीडी लगवाओ, इंट्राकार्डिक डिफिब्रिलेटर, जो कि ये सडन डेथ प्रिवेंट करती है। दूसरा, एक ऐसा ग्रुप होता है जिनके हार्ट की पंपिंग कम होती है। अगर ये पंपिंग 35% से कम हो जाए और दवाइयों से इम्प्रूव नहीं हो जाए, पहले हम उनको दवाइयों की ट्रायल देते हैं 2-3 महीने के लिए। अगर 3 महीने के बाद भी इको पे हमें लगे कि भई ये हार्ट की पंपिंग इम्प्रूव नहीं हो रही है, तब उनको हम वो सीआरटीपी लगाते हैं, उसको सीआरटीपी, दैट इज़ नोन एज़ कार्डियक रीसिंक्रोनाइज़ेशन थेरेपी, या फिर सीआरटीडी, डिपेंड करता है कि ये सिर्फ़ इनको
हार्ट की कमज़ोरी की वजह से है, अपने आप हार्ट की कमज़ोरी की वजह से है, या फिर इनको पीछे कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ है जिसकी वजह से ये हार्ट की कमज़ोरी हुई है। चाहे हम उस वो डिपेंड करता है सीआरटी-पी लगाएँ या फिर सीआरटी-डी लगाएँ। उनको थोड़ा-सा रेगुलरली देखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा रेगुलरली देखना पड़ता है, क्योंकि उनको पीछे कंडीशंस होती हैं। उन्हें मेरे हिसाब से उनको अगर हर महीने नहीं तो हर 2 महीने उनको एक विज़िट अपने डॉक्टर के पास करना करना ही चाहिए, करना है। क्योंकि ऐसी दवाइयाँ भी चलती रहती हैं जिनसे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस हो सकती हैं। कई बार मौसम की ख़राबी की वजह से उनका ब्लड प्रेशर ऊपर-नीचे चला जाता है, जिसमें मेडिसिन्स हमें चेंज करनी पड़ती हैं, या फिर कोई इंटरकरेंट इलनेस उनको हो जाए, सिंपल डायरिया हो जाए। सिंपल डायरिया से उनका अगर पोटेशियम कम हो गया, उनकी डेथ भी हो सकती है। तो उनको जो है, उनको रेगुलर चेकअप्स करने चाहिए। करनी चाहिए। हाँ, Do you think there are certain misconceptions also related to people who have pacemakers? या they say that don't go near the electrical equipment, बिजली में बाहर नहीं जाना चाहिए. How do you see that? मैं आपको बताता हूँ, दिस यूजुअली ये इट डज़ नॉट स्टैंड ट्रू। जो घर में जो बिजली की तारें लगी होती है ना, वहाँ पे इट डज़ नॉट स्टैंड So do ट्रू you फॉर think दैट। but लोग नहीं, कहते हैं नहीं ऐसा जाना कुछ चाहिए. नहीं है। व्हाट इज़ द जनरल थिंग इज़ दैट, इसमें कोई देखिए ऐसी स्टडीज़ भी नहीं है हमारे पास, वो ऐसी कोई रोबस्ट साइंटिफिक एविडेंस भी नहीं है कि जो हम बोलें कि हाँ भाई ये है। बट देयर इज़ अ जनरल कंसेंसस कि भाई द डिस्टेंस बिटवीन, जैसे आपका मोबाइल है ना, मोबाइल और जो पेसमेकर है, इसके बीच में आप 15 सेंटीमीटर्स की डिस्टेंस रखो। अगर आपको जनरली हम पेसमेकर यहाँ लेफ्ट साइड पर लगाते हैं, ये सीने के ऊपर पेक्टोरल रीजन पे, हम बोलते हैं भाई आपको मोबाइल अगर रखना है तो आप राइट साइड वाली जेब में रखो, ठीक है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो स्विच ऑन ऑफ नहीं कर सकते, वो बल्ब के पास नहीं जा सकते, वो बोर्ड के पास। दीज आर मिसकॉन्सेप्शंस, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट ऑब्वियसली जहाँ पे हाई इंटेंसिटी करंट्स हो, जो हाई टेंशन तार Okay. वायर्स होती हैं, वहाँ पे बेटर होता है अवॉइड करना। दे शुड नॉट लिव नियर दैट। कई लोगों को होता है कि घर के ऊपर से जा रही होती है, वो हो सकता है डिस्टर्बेंस करेगी उसके साथ, वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। So ये तो बात रही, हमने adults की भी बात की, हमने उन लोगों की बात की जिन्हें who are in their old age. Let's talk about kids now. अक्सर हम सुनते हैं बच्चों के बारे में, कहते हैं कि भाई इसके दिल में सुराख है या हार्ट में कोई एलिमेंट है. हाउ डू यू सी दैट? देखिए, बच्चों के हार्ट की बीमारियां बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक अलग एंटिटी बन चुकी है। इसके लिए अलग आपको लग रहा है ये भी दिन ब दिन बढ़ रही है? ऑफ कोर्स बढ़ रही है। ये अलग एंटिटी बन चुकी है। इसके लिए अलग टाइप के डॉक्टर्स होते हैं, अलग टाइप के फिजिशियंस होते हैं, अलग टाइप के सर्जन्स होते हैं। इवन जो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट जो हमारे जो हार्ट में जो एरिथमियाज होते हैं उनसे डील करते हैं, पीडियाट्रिक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट। सो हर एक चीज़ जो है ना, दीज डिजीज आर वेरी कॉमन। जो सुराख्स हैं, जो होल्स होते हैं हार्ट में, जैसे कॉमनली हमारा एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, जो नीचे वाले चैम्बर्स होते हैं, ऊपर वाले सॉरी चैम्बर्स जो होते हैं, उनमें जो डिफेक्ट होता है बीच में, वो बहुत कॉमन डिफेक्ट है। आप आए दिन देखोगे कि अब आज, पहले तो उसके लिए ओपन सर्जरी होती थी, अब उसके लिए इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट जो हैं वो ट्रीट करते हैं उसको, और उसमें बटन से वो बंद करते हैं। नीचे वाले होल जो होते हैं, जिसमें वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जिसको हम बोलते हैं, वो भी बटन से, अब बहुत सारे बटन से, लेकिन उसमें अभी भी बहुत सारों में ओपन सर्जरी करनी पड़ती है। लेकिन कई डिफेक्ट्स जो हैं वो भी बटन से बंद होते हैं। एक बहुत कॉमन डिफेक्ट जिसको हम लोग पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस बोलते हैं, पीडीए, उसमें अब खाली किसी को जिसको अवेयरनेस नहीं हो, या कहीं सर्जन के पास जाए तो सर्जन बोलेगा मैं सर्जरी करूँगा, अदरवाइज वो 99% वो वाले डिफेक्ट्स जो हैं वो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट जो हैं वो बटन से बंद, डिवाइस से बंद करते सो हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स ऑल्सो, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली एब्सोल्युटली। जब कहीं होता है ऐसा तो पेरेंट्स काफ़ी पर्टर्ब्ड हो जाते हैं. वो ये सोचते हैं कि अगर ये कोई प्रॉब्लम है तो क्या बच्चे का क्वालिटी ऑफ लाइफ सफ़र होगा? क्या जब सर्जरी भी होगी तो क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी रहेगी? उसके बारे में आप क्या कह रही हैं? नहीं, देखिए, ये जो आम डिफेक्ट्स, सिंपल डिफेक्ट्स जो होते हैं ना, हाँ. एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट या एएसडी जिसको शॉर्ट टर्म में हम बोलते हैं, वीएसडी है या पीडीए है, इसको अगर हम अर्ली स्टेज पे पकड़ लें, डिपेंड करता है इसकी साइज पे भी, लेकिन अगर इनको पेरेंट्स को थोड़ी सी अवेयरनेस हो और डॉक्टर काउंसलिंग, ने अगर अवेयरनेस. इनको अर्ली स्टेज पे पकड़ा, ये सारे क्यूरेबल होते हैं और आपका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जिएगा आगे। लेकिन इसमें एक ही इशू होता है, कुछ डिफेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमें टाइम देते हैं,
जिनको हम बाद में भी बंद कर सकते हैं, वो कोई परेशानी बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं। लेकिन कुछ डिफेक्ट्स, जिसमें खासकर ये वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट और ये पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोस, अगर इसको हम इनिशियली पकड़ नहीं पाए, इसका हमने इलाज नहीं करवाया, और अगर इनका साइज बड़ा है, उसकी वजह से आगे चल के प्रॉब्लम हो जाती है। एक स्टेज ऐसा आता है कि हम चाहें भी कुछ भी करें, हम सर्जरी भी करना चाहें, बटन से भी बंद करना चाहें, लेकिन वो बच्चा ठीक नहीं होता है फिर। So what उसकी is your लाइफ जो है, advice to the parents who are watching you right now? एडवाइस यही है कि अगर आपको कोई भी सिम्टम ऐसा लगता है बच्चे में कि बच्चा दूध ठीक से नहीं पी रहा है, How हाँफता to है दूध, identify this? हाँफता है दूध पीते वक्त, रुक रुक के दूध पीता है, तो 2-4 घूंट पिए और फिर रुक जाता है, 2-4 घूंट पिए रुक जाता है, दूध पीते वक्त बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है। अगर ये बच्चा बहुत ही इरिटेबल रहता है, रोता रहता है, नीचे रहता नहीं है लेटता हुआ, हमेशा आपको इसको गोद में लिटाना पड़ता है, या इसका सांस फूलता है, या इसके होंठ नीले हो जाते हैं खासकर दूध पीते वक्त, या उंगलियां नीली हो जाती हैं, यू शुड इमीडिएटली आपको इसको हार्ट के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सो ये तो बात रही कि पेरेंट्स के लिए क्या एडवाइस है, बट देन डॉक्टर साहब एक और कंफ्यूजन जो लोगों को यहाँ हो जाती है, दे कंफ्यूज देयर गैस्ट्रिक एलिमेंट्स आल्सो विद कार्डियोलॉजी इश्यूज। सो आप इसको कैसे देखते हैं? बिकॉज अक्सर भी हम ये सोचते हैं ना कि किसी को हार्ट में भी अगर पेन हो रहा होता है, उसे लगता है कि मुझे गैस, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। ये एक, मैं कहता हूँ कि ये एक हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी न्यूसेंस, एक कैंसर बन चुका है कि हर आदमी जो है ना, किसी भी पेन को, चाहे वो म्यादे के ऊपर वाले हिस्से, या कशीर पे म्याद गोल वनान या सीनस गच, पहली बार वो यही सोचता है कि भाई ये गैस है, ओके। ये गैस है। और रूटीन मैं आपको बताता हूँ, आए दिन आप किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट को पूछो, वो हार्ट अटैक वाले बंदे को 2 दिन 3 दिन जब हो गए होते हैं, उसकी हालत भी ख़राब हो गई होती है, वो किसी इलाज के लायक भी नहीं रहा होता है। अगर वो बच भी जाता है तो उसकी ज़िंदगी आगे चल के बहुत ही मुश्किल हो जाती है। रिकरेंट हॉस्पिटलाइजेशंस, रिकरेंट हार्ट फेलियर, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इस गैस की वजह से होता है। ये जो लोगों के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट है कि भाई ये गैस है। मैं यही कहूँगा कि जिन लोगों को, पर्टिकुलरली जिन लोगों को रिस्क फैक्टर्स हैं, जिनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, जिनको कोलेस्ट्रॉल की ख़राबियाँ हैं, जिनको कोई स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, जो लोग स्मोक करते हैं, अगर इनको किसी भी तरह का म्यादे के ऊपर वाले हिस्से में गड़बड़ लगे, पेन लगे, या फिर चेस्ट में पर्टिकुलरली चेस्ट पेन लगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ लगे, खासकर अगर पसीना भी उसके साथ आए, इसको आप कभी भी अपने से गैस मत समझो। ये हो सकता है गैस हो, मैं नहीं कहता हूँ ये नहीं होगा, कई बार हो सकता है, जिसको हम लोग गर्ड बोलते हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर, उससे भी ऐसी इस तरह की चीज़ें होती है। बट ये आप अपने से तय मत करो, आप डॉक्टर के पास जाओ, और अगर वो बोलता है कि भाई आप ईसीजी करवाओ, ज़रूर ईसीजी करवाएं। अगर वो बोलता है कि आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओ, आप ज़रूर जाएं, क्योंकि हार्ट अटैक एक ऐसी चीज़ है, ये या तो आदमी की जान ले जाती है, अगर जान बच भी जाती है, आदमी आगे वाली लाइफ के लिए नाकारा हो जाता है। तो इससे अगर आपको बचना है, ये गैस को आप अपने से कभी भी इलाज मत करो। ऑलवेज गो टू डॉक्टर एंड टेक हिज ओपिनियन। सो ये तो गैस की बात रही। इनिशियल सिम्टम्स इफ समवन इज हैविंग एन हार्ट अटैक क्या है? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम जो है वो चेस्ट पेन है। ओके। सीने के बीच में ये रेट्रोस्टर्नल, ये जो बोन होती है ना हमारी, ये स्टर्नम, इसके पीछे पेन होता है, और ये पेन जो है ये रेडिएट करता है। आइदर इट रेडिएट्स टू बोथ साइड्स ऑफ द चेस्ट, या फिर ये पीछे जाएगा, यहाँ से सीधे कमर में जाएगा, यहाँ भी जाएगा, कमर में जाएगा। इट कैन रेडिएट टू बोथ आर्म्स, दोनों आर्म्स को। इट कैन रेडिएट टू योर नेक, और ये जो लोअर जा है हमारा, यहाँ से लेके ये अम्बलाइकस, यथ कशीर पे तून वनान छ, होंगनी पेठ अम्बलाइकस तूनिस तान अगर कह दाग कर यथ पे, यह जहन तज, ये हार्ट अटैक। सो ये चेस्ट पेन सबसे इम्पॉर्टेंट है, और पर्टिकुलरली अगर इसके साथ पसीना छूटे, ये और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ अगर आपको लगे गिड्डीनेस, चक्कर जैसा आ रहा है, इसके साथ साथ अगर आपको लगे मेरा सांस भी फूल रहा है, और पर्टिकुलर जब हार्ट अटैक आता है ना, तो आदमी को ऐसी सेंसेशन आ जाती है, उसको लगता है कि भाई कयामत आ गई है, मेरा कुछ होने वाला है, आई एम अबाउट टू डाई। दिस इज अ सेंसेशन व्हिच पीपल से। तो दीज आर सिम्टम्स जो यूजुअल सिम्टम्स होते हैं। इन सिम्टम्स को कभी भी लाइटली नहीं लेना। इज देयर अ स्पेसिफिक टाइम व्हेन पीपल हैव हार्ट अटैक्स? अक्सर हम सुनते हैं कि रात को हुए,
अर्ली या मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग हुए? अर्ली मॉर्निंग में मैंने आपको बताया, अर्ली मॉर्निंग की वजह यही होती है। अर्ली मॉर्निंग में हमारी जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी होती है, हमारे अंदर एक नर्वस सिस्टम होता है जिसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो टाइप्स होते हैं, एक सिंपैथेटिक सिस्टम होता है, एक पैरासिम्पैथेटिक होता है। ये सिंपैथेटिक सिस्टम जो है ये हमारी हार्ट रेट को बढ़ाता है, हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और भी बहुत सारी चीज़ें करता है। ये बहुत ही एक्टिव होता है अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग जैसे मैंने वो विंटर में आपको बताया, प्लेटलेट रिएक्टिविटी ये भी बहुत हाई होती है। और जो कोगुलेशन प्रोकोगुलेंट फैक्टर्स होते हैं उनकी एक्टिविटी भी अर्ली मॉर्निंग हाई होती है। सो ये सारे फैक्टर्स जो है ना मिला जुला के अर्ली मॉर्निंग में हार्ट अटैक्स की इंसिडेंस बहुत हाई होती है। एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली। सो हम जब गोल्डन आवर की बात करते हैं, इसी में एक बात आती है कि आपकी इमरजेंसी सर्विसेज कैसी हैं, आपकी एम्बुलेंस सर्विसेज कैसी हैं, ईएमएस कैसा है? हाउ डू यू सी दैट? देखिए, मैं अगर आपको बताऊं कि पिछले 3-4 साल में आई एम सीइंग अ गुड बिट ऑफ चेंज, ओके। मतलब हुई है। बहुत सारे एनजीओज उन्होंने शुरू की हैं, एम्बुलेंस सर्विसेज शुरू की हैं, उन्होंने अपने नंबर्स भी डाले हुए हैं। पर थोड़ा मुझे लगता है कि इसकी और थोड़ी अवेयरनेस होनी चाहिए, लोगों को पता रहना चाहिए। और ये एम्बुलेंसेस ऐसी जगह पे होनी चाहिए जो पर्टिकुलरली हमारे, देखिए किसी किसी को अगर कोई एसएमएचएस के बाहर है, उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसकी। अगर किसी को नाहोटा से आना है, वो तो जो उसका गोल्डन आवर है ना वो उसी में चला जाएगा, वहाँ से एसएमएचएस पहुँचने में जहाँ पे उसको ट्रीटमेंट मिलेगा, या वहाँ से सोहरा पहुँचने में। तो मैं ये कहूँगा कि इसके लिए एक तो नंबर ऑफ एम्बुलेंसेस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और आपने कोई ऐसी जगह ढूंढनी है, वहाँ पे उस सर्विस को रखना है जहाँ से हम जाके हम रश में नहीं फंसे। ये एज अ कम्युनिटी और इस पे गवर्नमेंट को भी काम करना चाहिए। ये दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और इसकी अवेयरनेस हर घर में पहुंच जाए। जैसे आप हर चीज़ का एडवर्टाइज करते हैं, जैसे आजकल मतलब टीवी पे, रेडियो पे हर एक चीज़ का एडवर्टाइज होता है, इसी तरह इस चीज़ का भी एडवर्टाइज होना चाहिए कि भाई ये नंबर्स हैं, ये एम्बुलेंसेस हैं, आपको अगर कभी भी ज़रूरत पड़ती है, कुछ भी ज़रूरत पड़ती है, इस नंबर पे कॉल करें। सो डॉक्टर साहब, बिफोर वी साइन ऑफ, एक बहुत ही अहम सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ पर्टेनिंग टू यंग पीपल। हम देखते हैं कि कश्मीर इज ऑल्सो फाइटिंग अ साइलेंट बैटल विद ड्रग एडिक्शन, राइट? People are into drug addiction, unfortunately young kids are into drug addiction. काफ़ी कोशिश भी की जा रही है इसे रोकने की। आप एज अ कार्डियोलॉजिस्ट इसको कैसे देखते हैं? क्या कहेंगे आप इन नौजवान लड़कों को, लड़कियों को who are into it and unfortunately are also trying their best to come out of it? How detrimental it is for their heart health? ये एक बहुत बड़ी मुसीबत हमारे लिए आई है। मैं तो यही कहूँगा कि ये जो कोविड है ना, कोविड से भी बहुत बड़ी मुसीबत जो हमारे ऊपर आई है अभी, वो ड्रग एडिक्शन है। और मैं बोलूँगा कि कोई भी आदमी से इम्यून नहीं है। आप कहेंगे कि मेरा बच्चा नहीं करेगा, ये नहीं हो सकता। मेरा भी बच्चा इसमें जा सकता है, आपका बच्चा भी जा सकता है। आप रोक नहीं सकते हैं किसी को। आपके बच्चे को बाहर जाना है, उसको और लोगों से मिलना है, उसको जो ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, जो काम करने हैं उसके लिए उसको ट्यूशन जाना है, उसको स्कूल जाना है, उसको और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं उसमें जाना है। ये नहीं रोक सकते आप। तो इसके लिए हमें एज़ अ सोसाइटी काम करना है। हर किसी को अपनी ज़िम्मेदारी समझनी है। माँ-बाप को अपनी ज़िम्मेदारी समझनी है। ये महल्लुक ज़िट्ठۍ छ, तिमन छ पनन ज़िम्मेदारी समझिन। बह छुस वनान अगर मे कुन सात शक छु गसान महल्लस मज, बह छुसन वुछान कहां नफर छु कहीं एक्टिविटी कर, बह छु बासान सानिस कोचस मज या सानि गली मज छ, अगर मैं अपनी आंखें मूंदता हूँ, मैं अपने बच्चे को ही धकेलता हूँ उसमें। सो दिस इज़ वेयर वी नीड टू वर्क फॉर इट एज अ होल, कि भाई ये आज इसका बच्चा कर रहा है, कल मेरा बच्चा भी करेगा। तो जहाँ तक हार्ट के इफ़ेक्ट्स हैं, हार्ट पे इसके इफ़ेक्ट्स हैं, जो कोकेन इज़ नोन टू कॉज हार्ट अटैक्स इन यंग। ओके। जैसे हम हार्ट अटैक्स इन यंग डिस्कस कर रहे थे, उसमें ड्रग एडिक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और कोकेन नंबर 1 है जो इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक्स इन यंग पीपल करता है। इट इंक्रीजेस द इंसिडेंस। उसकी वजह ये है कि कोकेन से एक हमारा सडनली जो है ना बीपी शूट अप हो जाता है। इट causes sudden rise in blood pressure and then it causes vasospasm। जो कॉर्नरी आर्टरीज होती हैं, जो हार्ट को आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती हैं, वो सिकुड़ जाती हैं कोकेन से। तो ये दोनों चीज़ें मिलके यंग बंदों में हार्ट अटैक कर बहुत हमने देखे हैं। आई हैव आल्सो सीन 5-6 पीपल इन माई थ्रू आउट माई कैरियर जिनको कोकेन से मेजर हार्ट अटैक, यंग छोटे 18 साल 20 साल के
25 साल के बच्चे। एक दूसरा ड्रग है एम्फेटामीन्स, जो लोग टैबलेट्स खाते हैं, उनकी भी सिंपैथेटिक एक्टिविटी बहुत हाई होती है, वो भी हार्ट की डिजीज़ की इंसिडेंस, हार्ट अटैक्स कर सकते हैं। बाकी जो ड्रग्स हैं जैसे ओपियम वगैरह है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं, वो जनरली वो उसकी वजह से डेथ्स होती हैं, वो तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है। इट कॉजेज सीवियर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, वो उसी की वजह से ज़्यादातर डेथ्स होती हैं। सो कोकीन, मैं बोलूँगा कि सारी चीज़ें, अब हम हार्ट को ही क्यों ले लें, हम हर एक चीज़ को ले लें, तो ये हमारे अंदर जो है ना एक जहर फैल चुका है, जो हमारे सबों के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इस चीज़ से हम निकल जाएं। एब्सोल्युटली डॉक्टर साहब, इट वाज लवली हैविंग यू हियर विद अस। माय बहुत प्लेजर। अच्छा लगा आपसे बात करके। यू शेयर्ड योर एक्सपीरियंस। फाइनली एज अ कार्डियोलॉजिस्ट, योर एडवाइस, योर मैसेज टू पीपल वाचिंग राइट नाउ, क्या कहेंगे आप उनसे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त भी अगर हम इंडिया की बात करें, जो ओवरऑल डेथ्स हैं ना, 25% डेथ्स हार्ट अटैक्स की वजह से होती हैं। 25% ह्यूज नंबर है, इट्स अ वेरी वेरी ह्यूज नंबर। और मैंने आपको बताया है कि इसमें यंग लोग 35 साल से कम, 40 साल से कम, 45 साल से कम, जिनकी अभी लाइफ इतनी लंबी होती है, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं, जिनके पीछे एक पूरी फैमिली पड़ी होती है, उनमें मैंने आपको बताया कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं ना, पर्टिकुलरली मैं स्मोकिंग बताऊंगा। स्मोकिंग एक बहुत बड़ी न्यूसेंस है। आप किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट को पूछो, उसको बोलो वार्ड में जाओ और देखो, ये 35 साल से 40 साल से कम लोग, अगर 10 पेशेंट्स आप देखोगे हार्ट अटैक वाले, उसमें 7 ऐसे होंगे जो स्मोक कर रहे होते हैं। तो मैं यही आई विल रिक्वेस्ट टू माय यंगस्टर्स, बाकी जो बुजुर्ग हैं उनसे भी मैं यही गुजारिश करूंगा कि अगर आप सिगरेट पी रहे हैं तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी इससे छुटकारा पाएं। ये एक बहुत बड़ी न्यूसेंस है, इससे आपकी लाइफ, आपकी फैमिली की लाइफ बर्बाद हो जाती है। दैट इज़ वन। सेकंड इज़ जो हमारे रिस्क फैक्टर्स हैं, और अगर आपको डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ का आप प्रॉपर इलाज कराएं, उसकी दवाई खाएं, डायबिटीज़ कंट्रोल में रहना चाहिए। अगर आपको ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ है, आप ब्लड प्रेशर की दवाई खाएं। ऐसे नहीं करें कि भाई, जो अक्सर लोग यहाँ करते हैं, यार अगर मैं दवा लोग खुन में गई आदत, दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग। ये मैंने आपको पहले ही बताया जब हम डिस्कस कर रहे थे कि ब्लड प्रेशर जो है ये स्लो पॉइजनिंग करता है, ये दिमक है, ये लग जाती है धीरे धीरे, 10 साल 20 साल के बाद उसके नतीजे आने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप इसका सही टाइम पे इलाज नहीं करोगे, इसको कंट्रोल में नहीं रखोगे, तो किडनी फेलियर, स्ट्रोक, हार्ट अटैक ये होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की खराबियां हैं, उन कोलेस्ट्रॉल की खराबियों को चाहे आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ठीक करना है या फिर आपको दवाइयों की ज़रूरत है, इन इन चीज़ों का ये करना चाहिए। बाकी जो कुछ देखिए, इसमें मैं आपको बताऊँ, 2 तरह के रिस्क फैक्टर्स होते हैं, एक मॉडिफाइबल होते हैं और एक नॉन मॉडिफाइबल होते हैं। नॉन मॉडिफाइबल है, जैसे एज है आपकी एज 50 से ज़्यादा, यू कांट चेंज इट। मेल्स हैं, मेल जेंडर्स थोड़े ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं, यू कैन नॉट चेंज इट। किसी को फैमिली हिस्ट्री है, ही कैन नॉट चेंज हिज फैमिली हिस्ट्री, ये। बट जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, स्मोकिंग है, ओबेसिटी है, साइकोसोशल स्ट्रेस है, इन चीज़ों को आप आराम से कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप सही जगह जाके सही मशवरा ले लें और उस पर फिर अमल करें। Absolutely, Doctor Saab. Thank you so much for being here. It was lovely having you here. It was lovely talking to you. And definitely मौका मिला फिर हम आपको बुलाएंगे यहाँ, और फिर अगली बार कोई और टॉपिक होगा हमारा आपके साथ और हम इसको आगे लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। My pleasure, my pleasure. It was great. I enjoyed it. थैंक यू।